हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की विशेषता, आदर्शवाद के शैक्षिक निहितार्थ। तो आज मैं आदर्शवाद के ऊपर बात करने वाली हूँ। ये भी आपके बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आता है। सो आप इसको ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं बहुत ही इजी वर्ड में बताती हूँ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड बहुत कम समय में आप पूरा आदर्शवाद को समझ सकोगे। आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख ले रहे हो तो बहुत ही इजी वर्ड में मैंने बताया है। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना है एंड कमेंट करके आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है आदर्शवाद की विशेषता, शैक्षिक निहितार्थ तथा शिक्षा के विभिन्न अंगों पर आदर्शवाद का प्रभाव बताइए। ठीक है, तो ये आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आदर्शवाद की विशेषता बताइए, शैक्षिक निहितार्थ बताइए। लॉन्ग में पूछेगा या शॉर्ट में पूछेगा, बट पूछता जरूर है। मेरे एग्जाम में आया था आदर्शवाद का अर्थ और परिभाषा एवं विशेषता। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अभी शुरू करते हैं। आदर्शवाद का अर्थ है, आदर्शवाद अंग्रेजी शब्द के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म दो शब्द से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म, जिसमें आइडिया का अर्थ होता है विचार तथा इज्म का अर्थ होता है वाद। और इसमें एल अक्षर केवल उच्चारण की आसानी के लिए जोड़ दिया गया है, अर्थात आइडियलिज्म का शाब्दिक अर्थ होगा विचारवाद। अगर आपके एग्जाम में आदर्शवाद की विशेषता पूछता है, फिर भी आपको आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको आदर्शवाद की विशेषता लिखना है। यहाँ पे आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड बाद में भी आप आराम से पढ़ सकते हो, ऑफलाइन में भी, तो जैसी आपकी मर्जी। विचारवाद को हम प्रत्ययवाद, मानववाद या आदर्शवाद के नाम से जानते हैं। कभी कभी आदर्शवाद को पूछ देगा विचारवाद क्या है, प्रत्ययवाद क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आदर्शवाद है। आदर्शवाद का अर्थ, आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो आदर्शवाद का अर्थ ही होता है विचारवाद। तो यहाँ पे हमारे विचारों को, हमारे मन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, जैसे कि मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। ठीक, हेंडरसन एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे। इनके अनुसार आदर्शवाद का परिभाषा देख लेते हैं। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मनस को असीमित मनस से प्राप्त करता है। वे मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों की बुद्धि की अभिव्यक्ति है। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मनस से ही की जा सकती है। मीन्स आदर्शवाद में विचार को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। अभी देख लेते हैं आदर्शवाद का सिद्धांत, विशेषता या आवश्यक तत्व क्या है। ये मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है। अगर शॉर्ट में, अगर आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हो, इसको हेडिंग बना के भी लिख सकते हो या आप ऐसे पॉइंट करके भी लिख सकते हो। अगर लॉन्ग में आ रहा है तो हेडिंग बना के दो दो लाइन इसमें लिख देना, इजीली आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी पढ़ लेते हैं। ओके, जो पहला पॉइंट है वो है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत की महत्व। जो भी भौतिक है, ठीक है, उसको इन्होंने नकारा है, और जो भी आध्यात्मिक जगत है उसको इन्होंने महत्व दिया है। ओके, अब है वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व। तो जैसा कि आपको पता है आदर्शवाद, आइडियलिज्म नाम से ही आपको पता चल रहा है, आदर्शवादियों ने वस्तु को नकार दिया है एंड विचार को बहुत ज्यादा महत्व दिया है कि जो मनुष्य का विचार है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी से प्रकृति चलती है। ठीक है, अभी जो तीसरा है ये है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो जड़ प्रकृति है इसको नकारा गया है और मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। फिर आदर्शवाद में व्यक्ति का पूर्ण विकास पे जोर दिया जाता था कि व्यक्ति का पूर्ण विकास हो। आध्यात्मिकता का प्रमुख लक्ष्य, जो अध्यात्म है उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, उसको प्रमुख लक्ष्य माना जाता था। और ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है, इनसाइट, मीन्स जो हम अपने मन से देखते हैं, मन की आंखों से जो हम देखते हैं वही ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। ठीक है,
और आत्मनिर्णय सच्चे जीवन का सार है। हम जो अपने आत्मा से निर्णय लेते हैं, मन से निर्णय लेते हैं, वही जीवन का सार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विशेषता खत्म होता है। अभी चलते हैं आदर्शवाद व शिक्षा। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में बता रही हूँ, आपका एकदम 100% क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी चलते हैं। आदर्शवाद दो दृष्टिकोणों से शिक्षा की आवश्यकता की अनुभूति करते हैं। शिक्षा एक आध्यात्मिक आवश्यकता है, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। आदर्शवाद में शिक्षा की दो आवश्यकता थी, पहला आध्यात्मिक आवश्यकता के लिए और दूसरा सामाजिक आवश्यकता के लिए। ठीक है, अब आता है आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवाद में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? तो व्यक्तित्व का विकास अथवा आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। डेंटिल के कथन अनुसार आत्मानुभूति शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। जो दूसरा है शिक्षा का उद्देश्य, वो है आध्यात्मिक विकास करना। आदर्शवाद में भौतिक जगत की उपेक्षा कर आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। सत्यम शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना। आध्यात्मिक जगत के लिए सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का विकास होना चाहिए और इन मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। ठीक है, और ये भी है, मैंने इसके नीचे लिखा नहीं है, आप इसे खुद से बना के लिख सकते हो। ये एक हेडिंग है, इसके नीचे आप खुद से बना के लिख सकते हो। तो सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण। आदर्शवाद में जो शिक्षा है उससे संस्कृति संपत्ति की रक्षा करना, विकास करना एवं हस्तांतरण करना, ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। और जो पांचवा है वो है पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। मीन्स जो भी हमारा जीवन हो वो पवित्र हो, हम अच्छे काम करें, ईमानदारी से जिए, यही है पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। फिर है खोज एवं विवेक शक्ति का विकास। अभी आते हैं आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आइडियलिज्म एंड करिकुलम। पाठ्यक्रम के आधार जीवन के सर्वोच्च आधार होने चाहिए। भावी जीवन के लिए पाठ्यक्रम मीन्स पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसे हम डेली लाइफ में यूज कर सके, डेली लाइफ में उसका कोई इम्पोर्टेंस हो। सुनिश्चित एवं स्थायी पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो सुनिश्चित और स्थायी होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न विज्ञान एवं मानव शास्त्रों का समावेश होना चाहिए। आदर्शवाद और शिक्षण विधियां। आदर्शवाद में जो शिक्षण विधि थी, पहला था आगमन एवं निगमन विधि। अरस्तु ने इस विधि द्वारा शिक्षा दिए जाने पर बल दिया। आगमन का अर्थ होता है सरलता से कठिनाई की ओर और निगमन विधि का होता है कठिनाई से सरलता की ओर। मतलब जैसे पहले बच्चों को आसान चीजें सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे टफ सिखाएंगे, और निगमन विधि में पहले टफ सिखाएंगे फिर धीरे धीरे आसान सिखाएंगे। इसका मतलब यही है। उसके बाद जो दूसरा शिक्षण विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि, और इसको सुकरात ने दिया। मीन्स प्रश्न करके बच्चों को सिखाया जाए, शिक्षा दिया जाए। तीसरा है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, तो ये तीसरा है। ठीक है, संवाद विधि। संवाद विधि को प्लेटो ने दिया। मीन्स बातचीत करके बच्चों को शिक्षा दी जाए। चौथा है तर्क विधि, इसको हीगल ने दिया। ठीक है, चौथा है तर्क विधि, इसको हीगल ने दिया। तर्क के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाए। फिर है खेल विधि, इसको फ्रॉबेल ने दिया। खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाए। फिर अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, इसको पेस्टालॉजी ने दिया। अभ्यास करे, आवृत्ति करे, इससे बच्चों की और भी ज्यादा सीखने की क्षमता बढ़ती है। अब है आदर्शवाद व शिक्षक। ये तो इम्पोर्टेंट है, आदर्शवाद में कैसा शिक्षक होना चाहिए। तो आदर्शवाद में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है उनके अनुसार। ये लिखना इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, एज यू कैन सी। तो विद्यालय बाग है, छात्र कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है। माली की अनुपस्थिति में भी पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। यह असंभव है कि गोभी का फूल बड़ा होकर गुलाब बनेगा। फिर भी माली के लिए कुछ कार्य है, वह अपनी कला में कुशल होता है, इसलिए वह गोभी और गुलाब को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो बाग है वो विद्यालय है, ठीक है। जो कोमल पौधे हैं वो छात्र हैं और जो कुशल माली है वो शिक्षक है। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो डेली स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो शिक्षक क्या करता है, उस बच्चे की जो कैपेसिटी है उसको वो बाहर निकालता है एंड उस बच्चे का सर्वोत्तम विकास करता है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसका दिमाग भी बढ़ेगा,
उसका शरीर भी बढ़ेगा, मीन्स उसका विकास होगा, लेकिन उसका सर्वोत्तम विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अंतर देख सकते हो, जो बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, एंड जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। हालांकि दोनों का विकास होता है। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आदर्शवादियों के अनुसार अच्छे शिक्षक के गुण, ठीक है, तो शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अपने छात्र का मित्र, हितैषी तथा दार्शनिक होना चाहिए। शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए। शिक्षक में छात्र एवं रुचि विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। आदर्शवाद तथा बालक। आदर्शवाद में बालक को गौण स्थान दिया गया तथा विचारों एवं आदर्शों को प्रथम स्थान दिया गया। आदर्शवाद में शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते थे। आदर्शवाद में बालक को आदर्शों को निहित करना सर्वोत्तम माना गया। आदर्शवाद में बच्चों को सेकंड स्थान दिया गया, क्योंकि वहां पे पहला इंपॉर्टेंस विचारों का था एवं आदर्शों का था, बच्चों का दूसरा स्थान था, एंड बच्चों को आदर्शों के हिसाब से चलना पड़ता था। तो आदर्शवाद में ऐसे बालक होते थे। अभी चलते हैं आदर्शवाद व अनुशासन। आदर्शवाद का विश्वास है कि बालक का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहकर ही वह आत्मानुभूति या आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है। अब थोड़ा देख लेते हैं आदर्शवाद में शिक्षा का योगदान या शैक्षिक निहितार्थ। आप चाहो तो हेडिंग बना के भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हो, जैसे आप चाहो। फुल नंबर आपको मिलेंगे। शिक्षा उद्देश्य का निर्धारण है, मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना, सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम की रचना, शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान, आत्मानुशासन के विकास पर बल, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर करना। तो यही है आदर्शवाद। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाजू में बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना है। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, मन लगा के पढ़ना।